वेलकम टू बोट ठाकुर आईएएस एकेडमी। माय नेम इज़ रोहित कुमार। आज 15 मार्च 2023 है और जैसा कि हम लोग रोज़ करंट अफेयर पर हम लोग डिस्कस करते हैं डेली न्यूज़ पर, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है, चाहे असम पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर यूपीएससी हो। तो आज के जो कुछ प्रमुख न्यूज़ हैं जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, और आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो बेटर होगा कि भाई अधिक से अधिक आप एमसीक्यू सॉल्व करें। तो आज का सबसे प्रमुख न्यूज़ है, सबसे पहला न्यूज़ है, कहता है कि स्टेप टेकन फॉर अ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर क्राइसिस जो है कहीं ना कहीं हमारे देश में वो इलाका जो वाटर क्राइसिस से अक्सर गुजरता है, चाहे हिली इलाका हो या फिर कह सकते हैं कि वो क्षेत्र जो अराइज रीजन हो, ऐसे रीजन में वाटर क्राइसिस होते हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई वाटर मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए या फिर वाटर रिसोर्सेज को बेहतर करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो वाटर के लेवल को बढ़ा सकता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन त्रिशूल। कई बार एग्जाम में आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। भाई ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, ऑपरेशन त्रिशूल क्या है, ऑपरेशन जो है बच्चा क्या है, इस तरीके के कई, ऑपरेशन मेघदूत क्या है, ऐसे कई बार प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है ना। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में आप जरूर बताएंगे। नेक्स्ट कहता है कि मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज ला पेरोज 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो इसके बारे में भी समझते हैं कि ये एक्सरसाइज है क्या भाई, किस देशों के बीच में होने वाला है। और नेक्स्ट आपका है एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव बनी है जो वंदे भारत को चलाएंगी। वंदे भारत ट्रेन के बारे में आप सभी को पता होगा। तो वंदे भारत ट्रेन को चलाने वाली भारत की पहली महिला बनेगी सुरेखा यादव, है ना। और हम चर्चा करेंगे एमसीक्यू के बारे में, मॉडल क्वेश्चंस के बारे में जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है। हो सकता है वो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, उसे आप जरूर सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि पहला आपका है अ स्टेप टेकन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स। जल संसाधन का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसको प्रबंधन कैसे किया जाए। भारत सरकार जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेप लेती है, नए प्रोग्राम लॉन्च करती है। जैसे कि एक डेटा के अनुसार अगर देखा जाए, खास करके सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, अब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने ये मॉनिटरिंग किया और मॉनिटरिंग करने के बाद जब डेटा जारी करते हुए उन्होंने ये कहा कि आज भी हमारे देश के अंदर में अगर बात करें, डेटा यह बताता है कि 60% से अधिक ऐसे जब उसने वेल्स को उन्होंने मॉनिटर किया तो पता चला कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है, ग्राउंड जो वाटर होता है, जो भूमिगत जल होता है, उसके लेवल में वृद्धि हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि हम लोग मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर रहे हैं। जो ग्राउंड का वाटर है, जो पृथ्वी के अंदर की जो पानी है, उसके लेवल में वृद्धि देखने को मिला है ना। लेकिन साथ साथ में ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि भारत के कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर, देश के कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर लगातार वाटर टेबल जो है डिक्लाइन हो रहा है। वाटर वाटर का जो टेबल है वो आपका डिक्लाइन हो रहा है, वाटर का जो पानी लेवल जो है वो नीचे गिर रहा है। अब आपको सवाल है कि भाई उन सभी क्षेत्रों में सरकार किस प्रकार के कदम उठाएगी कि ताकि उन क्षेत्रों में भी पानी की समस्या न हो, ये बात आएगी। तो भारत सरकार ने ऐसे कई प्रकार के स्टेप लिए हैं, स्टेप टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको पढ़ने के लिए मिलता है। और हो सकता है ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 2012 में भारत सरकार ने नेशनल वाटर पॉलिसी लाया था। नेशनल वाटर पॉलिसी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में भी प्रश्न पूछा जा सकता है नेशनल वाटर पॉलिसी के बारे में। नेशनल वाटर पॉलिसी का मेन मकसद यह था कि किस प्रकार से देश के अंदर में वाटर को कंजर्व किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए, प्रमोशन किया जाए, साथ साथ में वाटर को प्रोटेक्ट करने की बात कही जाए। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से हो, या फिर कह सकते हैं कि भाई डायरेक्ट यूज ऑफ द रेनफॉल के माध्यम से, रेनफॉल के माध्यम से हो, या फिर कह सकते हैं कि भाई बेहतर तरीके से वाटर की डिमांड के मैनेजमेंट के बेस के आधार पर हो। मतलब मेन मकसद था नेशनल वाटर पॉलिसी का कि हमें वाटर को कंजर्व करना है, कंजर्वेशन करना है, प्रॉपर तरीके से उसे मैनेजमेंट करना है।
है ना, ताकि हमारे देश के अंदर में वाटर यूज इफिशियंसी में वृद्धि हो, वाटर जो प्राइसिंग इंक्लूडिंग जो है वो रिसाइकल हो, प्रॉपर तरीके से रीयूज हो वाटर का। तो इसके लिए नेशनल वाटर पॉलिसी हमारे देश के अंदर में लाया गया था। दूसरा, आपको हाल फिलहाल में 2019 की बात है, भारत सरकार ने एक अभियान लाया, जल शक्ति अभियान। अब जल शक्ति अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया। इसका मेन मकसद था कि जो मॉनसून के दौरान में जो हमारे देश के अंदर में रेन फॉलिंग होती है, तो वहां पर कहा कि हम आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे, वाटर शेड मैनेजमेंट बनाएंगे, यहां तक रिचार्ज और रीयूज स्ट्रक्चर बनाएंगे, और बहुत सारे ऐसे, ताकि जो वाटर का टेबल हमारा वाटर कंजर्व हो सके, वाटर को स्टोर करके रखा जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि वैसे इलाका जहां पर पानी की हमेशा कमी रहती है, वो पानी की समस्या का समाधान इन सभी चीजों से हो सके। तो इसके लिए चीजें लाया था। फिर अमृत सरोवर मिशन 2022 में आया। हाल फिलहाल में आपको पता ही कि अमृत सरोवर मिशन 2022 आया। अब इस मिशन में क्या कहा गया, इसका मकसद यह था कि भारत देश के प्रत्येक जिला में कम से कम ऐसे 75 वाटर बॉडी बनाया जाएगा जहां पर रिजुवेनेटिंग होगी, डेवलपिंग किया जाएगा। एक आजादी के अमृत महोत्सव पर, इस सेलिब्रेशन पर प्रत्येक जिला में जैसे तालाब खुदवा देना। अब तालाब खुदेगा तो आपको पता है कि भाई उस पॉन्ड में क्या होगा, अब पानी जमा होंगे, और जब पानी जमा होगा तो आसपास का जो वाटर लेवल भी बेहतर होगा। और बरसात के महीने में जब पानी जमा होता है तो गर्मी के लिए जो है, जानवरों के लिए या फिर इंसानों के लिए, हर व्यक्ति के लिए वो पानी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो भारत सरकार ने अमृत सरोवर मिशन 2022 इसीलिए लॉन्च किया था। थोड़ी सी जानकारी अब सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपको पता ही होगा कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, और उसी के तहत जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की स्थापना की गई थी, जिसका मेन मकसद था कि इंडस्ट्री, माइनिंग प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके माध्यम से ग्राउंड वाटर को कंट्रोल किया जाए और उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए इस संस्था का स्थापना किया गया था। तो ये प्रमुख चीजें जो थे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ में कुछ ऐसी भी योजनाएं थी, जैसे अटल भूजल योजना 2019 के अंदर में कुछ राज्यों के अंदर में, जैसे इसके लिए भारत सरकार ने करीब 6000 करोड़ रुपया का कोलैबोरेशन राज्यों के साथ किया था, जैसे गुजरात, हरियाणा हुआ, कर्नाटक हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, इन राज्यों के अंदर में, है ना। साथ साथ में नेशनल एक्वाफायर मैपिंग प्रोग्राम 2012 में आया था, यूबीसीजीडब्ल्यूएफ के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया था आपका, है ना। इसके अलावा जो है मास्टर प्लान ऑफ आर्टिफिशियल रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर। तो ये सारी योजनाएं जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मतलब कह सकते हैं कि भाई इसका मेन मकसद था कि भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इकोनॉमिक ऑफेंडर लोग, जो बड़े बड़े पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। तो ऑपरेशन त्रिशूल के माध्यम से ये जो वेरियस क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोग लास्ट जो पास्ट कई सालों में जो थे, उनको जो है इन 33 लोगों को पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा समझ जाते हैं। भगौड़ों पर त्रिशूल का वार, आप देख सकते हैं सीबीआई के। तो प्रश्न आपका पूछेगा कि भाई किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। और इस सीबीआई क्या करेगी कि इंटरपोल स्टार ग्लोबल फोकल पॉइंट नेटवर्क के माध्यम से ये जितने भी भगौड़े हैं जो हमारे भारत देश से आपको, जिसको आपको कह सकते हैं फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, है ना, ये कौन होते हैं भाई, ये वो लोग होते हैं जो कम से कम 100 करोड़ रुपया लेकर भारत से फरार हो चुके हैं। भारत सरकार का पैसा बैंकों से लोन लिया और लोन जब नहीं चुका पाए तो भारत देश से फरार, जैसे नीरव मोदी के जानते हैं, विजय माल्या के बारे में आप सभी जानते हैं। तो इन सभी को पकड़ने के लिए सीबीआई ने त्रिशूल नामक एक तरीके से ऑपरेशन चलाया था और काफी सक्सेसफुल रहा। और ये आप कह सकते हैं फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर 2018 में भी लाया गया, जिसका मकसद था कि जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। तो ये देखिएगा, यही है सीबीआई ने इस पर काम किया है। तो ये मीडिया में है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न पूछ देगा कि भाई ऑपरेशन त्रिशूल का संबंध किससे है ना। तो ये उन भगौड़ों से हैं जो इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं, जो भारत देश से 100 करोड़ से अधिक रुपए लेकर फरार हो चुके हैं, है ना। जो भी जितने भी लोग हैं उनके लिए ये चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज ला पेरोइज 2023 आपका।
है ना। ये आपका तीसरा एडिशन है मल्टीलेटरल मारटाइम्स एक्सरसाइज जो होगा। इसकी शुरुआत जो है भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका फ्रांस हुआ, आपका जापान हुआ, आपका यूनाइटेड स्टेट, ये सभी मिलकर एक एक्सरसाइज का आयोजन करेंगे नोवेल के अंदर में, है ना। ये शुरुआत होगी 13 से लेकर 14 मार्च 2023 से होगा। साथ साथ में ये बाई नीलेंस होता है, हर 2 साल पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है, वो भी फ्रेंच नेवी के द्वारा। तो प्रश्न पूछ सकता है कि भाई किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसका मेन मकसद ये होता है कि हम किस प्रकार से अवेयरनेस मारटाइम डोमेन में अवेयरनेस फैलाना, ऑप्टिमाइज करना मारटाइम को, और सब जो है नेवी इंडो पैसिफिक रीजन में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। भारत की तरफ से जो इंडिया आईएनए सह्याद्री जो है भारत की तरफ से भाग लेने वाली है, साथ साथ में टैंकर के रूप में आपका आईएनएस ज्योति भी पार्टिसिपेट करने वाली है। तो ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं आपका, है ना। नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, एशिया की पहली विमेन लोको पायलट जिनका नाम सुरेखा यादव है, वो ऑपरेट करेंगी वंदे भारत। आपको पता होगा वंदे भारत हमारे यहां जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, है ना। तो ये जो सोलापुर से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक महाराष्ट्र में ये वंदे भारत चलाएंगे, और ये भारत की नहीं अपितु कि एशिया की पहली महिला होंगी आपका, है ना। सो महाराष्ट्र बिकम, ये पहला होगा भारत देश का जो पहली फीमेल ट्रेन ड्राइवर 1980 के बाद आपको देखने को मिलेगा। एंड सी हैज ओन अ मेनी अवार्ड एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल, है ना। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे जो है अश्विनी वैष्णो है, ये आपको पता ही होगा। तो ये पहली महिला भारत की है, एशिया की पहली महिला जो है कि वंदे भारत ट्रेन को चलाने वाली। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ प्रश्न है जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपका एक प्रश्न आप देख लीजिए, असम गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइंड एमओयू विथ विच कंट्री फॉर स्किलिंग अ स्टेट ऑफ यूथ। असम के युवाओं को बेहतर नॉलेज के लिए, स्किल के लिए किसके साथ, किस देश के साथ एक समझौता किया है, तो राइट आंसर आपको सिंगापुर के साथ। तो असम गवर्नमेंट जो है सिंगापुर के साथ समझौता किया है कि ताकि वहां उस राज्य की युवाओं की स्किल बेहतर हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभ्यता के क्षेत्र में हो, या फिर आप कह सकते हैं व्यवसाय के क्षेत्र में हो, हर तीसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैंगेटिक प्लेन गुजरात और असम, सेल गैस इज द इंडियाज हैज बीन फाउंड टू बी अबंडेंस इन द अमोंग अबव। ये हालांकि तीनों राज्य में सेल गैस मिलता है, तो इसका आंसर आपका सी होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। तीनों राज्य में ये आपको पूरी प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विच कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू स्टडी ब्रह्मपुत्रा एंड फ्लड कंट्रोल मेजरमेंट। आप सभी को पता होगा कि असम में ब्रह्मपुत्रा के फ्लड के कारण जो है असम अक्सर बाढ़ से ग्रसित होती है, प्रभावित होती है। तो उस पर अध्ययन करने के लिए एक कमेटी की स्थापना की गई थी, और वो कमेटी कौन है, ये ऑप्शन में आप देख सकते हैं, राजीव कुमार कमेटी बनाया गया। तो हो सकता है असम पब्लिक सर्विस कमीशन में ये प्रश्न आपको पूछ दे। और नेक्स्ट जो है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय। ये आपके विकल्प हैं। आप इस प्रश्न को कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, हमारा इंतजार रहता है कि आप उस प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर। तो आज के लिए इतना ही था। सो मिलते हैं बोध ठाकुर के आईएएस पर एकेडमी पर। आप बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो है समय पर आपको जानकारियां मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।